इस साल चाइना दुनिया से रिकॉर्ड पैसा वसूल करने जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ ये एक्यूजेशन भी उठने लगे कि चाइना 2021 में एक और शॉकिंग मूवमेंट था। चाइना बार बार ये कहकर अपना बचाव करता है कि उसके लोन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब दुनिया डेवलपमेंट के लिए तरस रही थी। हर तरफ डिमांड थी नई सड़कों की, नए एयरपोर्ट की, अल्ट्रा मॉडर्न ब्रिजेस की। और तभी ईस्ट से आया एक पावरफुल ड्रैगन, दिखने में बड़ा ही हेल्पफुल, हाथ में गोल्डन पैसों का बैग लिए और चेहरों पर मुस्कान, जैसे कह रहा हो रिलैक्स, हम सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। ड्रैगन ने हर एक डेवलपिंग कंट्री के कान में धीरे से कहा, एक जबरदस्त ऑफर है तुम्हारे लिए, लोन ले लो, अपने ड्रीम्स पूरे करो, अभी कोई शर्त नहीं है, सब बाद में देखा जाएगा। तरक्की के प्यासे देशों ने लो इंटरेस्ट रेट और नो स्ट्रिंग्स अटैच डील सुनते ही पेन उठाया और डील जो थी वो साइन करनी शुरू कर दी। फिर क्या था, पोर्ट्स बन गए, एक्सप्रेसवेज बन गए, पावर स्टेशन गरजने लगे, सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था। लेकिन फिर आया असली बिल और तब कंट्रीज को समझ में आया कि ये सपना नहीं, एक गोल्डन ट्रैप था। कर्ज का हिसाब लगाया जाने लगा और जब हिसाब लगाया गया तो वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुंच गया। और वो अब वो स्वेट टेकिंग ड्रैगन जो था, वो अब ड्रैगन जो था वो स्वीट बातें नहीं कर रहा था, अब वो ड्रैगन जो था वो कड़वी बातें करने लगा था। लोन नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, अपना पोर्ट दे दो, रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट दे दो, मिनरल्स हम ले जाते हैं, या फिर बस हमारे पॉलिटिकल डिसीजंस में हमें सपोर्ट देना शुरू कर दो। और हाँ, ये कोई फैंटेसी नहीं है, ये रियलिटी है। और वो ड्रैगन है चाइना, वही चाइना जो दिखाता है डेवलपमेंट का सपना, लेकिन अंदर ही अंदर लोन के जरिए कब्जा जमाता शुरू कर देता है। दोस्तों, बीजिंग ने एक ऐसी कला मास्टर की है जिसका नाम है लोन डिप्लोमेसी। दुनिया भर के डजन ऑफ कंट्रीज अब उसके कर्ज में डूब चुकी हैं। एड के नाम पर ट्रैप किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर इन्फ्लुएंस किया जाता है। और अब ऐसे पूरे के पूरे सिनेरियो में सवाल ये उठता है, क्या ये देश कभी आजाद हो पाएंगे? चाइना के इस फाइनेंशियल जाल से कभी बाहर निकल पाएंगे, या ये सिलसिला बस ऐसे ही चलता रहेगा और ये और भी ज्यादा गहरा हो जाएगा? तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करते हैं चाइना ने कैसे 75 देशों को अपने काबू में कर लिया है, या फिर काबू करने की कगार पर वो पहुंच चुका है। पर उससे पहले, चैनल का नाम है दिया ये सब, मेरा नाम है राही मेहता, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखते रहें। तो दोस्तों, कुछ ही वक्त पहले की बात है। कुछ ही वक्त पहले ऑस्ट्रेलिया के एक मशहूर फॉरेन पॉलिसी थिंक टैंक जिसका नाम है लोई इंस्टीट्यूट, उन्होंने एक धमाकेदार रिपोर्ट पब्लिश करी। नाम था पीक रीपेमेंट चाइनाज ग्लोबल लैंडिंग। और रिपोर्ट में लिखा था कुछ ऐसा जो दुनिया भर के डेवलपिंग नेशंस के लिए एक वेकअप कॉल था। इस साल चाइना दुनिया से रिकॉर्ड पैसा वसूल करने जा रहा है। इस साल डेवलपिंग देश मिलकर 35 बिलियन डॉलर का रीपेमेंट कर रहे हैं चाइना को, और इसमें से 22 बिलियन डॉलर तो सिर्फ 75 गरीब देशों को चाइना को चुकाना है। आप सोचिए, एक अकेला चाइना जो आज डेवलपिंग वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेंडर बन चुका है, उसको ही टोटल डेट सर्विस पेमेंट का 30% जा रहा है, पूरी दुनिया का 30% जा रहा है। ये सिर्फ कर्ज नहीं है, ये एक फाइनेंशियल सुनामी है जिसमें छोटे देश इंटरेस्ट और रीपेमेंट के प्रेशर में डूबते ही चले जा रहे हैं। और ये रिपोर्ट भी ये कह देती है, सीधा कह देती है, अगले कुछ सालों में चाइना बैंकर नहीं, एक हार्डकोर डेट कलेक्टर बन चुका होगा, डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए वो भी। आपको याद होगा, या आपने सुना होगा, या आसपास आपने देखा होगा, जब आप किसी का लोन नहीं चुका पाते हो तो कैसे बैंक के जो रिकवरी एजेंट होते हैं, या फिर जो एनबीएफसी होते हैं, उनके जो रिकवरी एजेंट होते हैं, आपको फोन करके, आपके परिवार वालों को फोन करके, आपके आस पड़ोस को फोन करके कितना वो परेशान करते हैं। चाइना भी उसी तरीके से आने वाले टाइम के अंदर अपने जो कर्जदार देश हैं उनको परेशान करने का पूरा प्लान का स्ट्रक्चर जो है वो बनाकर तैयार बैठा है। और ज्यादातर लोन जो दिए हैं चाइना ने, वो प्रेसिडेंट जी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत दिए गए हैं। एक ग्लोबल स्केल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जिसका वादा था कि हम रोड बनाएंगे, हम हॉस्पिटल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना कर देंगे। लेकिन दोस्तों, 2016 के आसपास जब बीआरआई अपने पीक पर था, चाइना ने एक ही साल में 50 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर 50 बिलियन डॉलर का लोन दिया था। ये अमाउंट वेस्टर्न लेंडर्स के टोटल से भी ज्यादा था, और एक ही साल में चाइना ने दे दिया। उस समय बीजिंग बन गया था एक अनऑफिशियल ग्लोबल बैंकर फॉर पुअर एंड डेवलपिंग नेशंस। लेकिन ये सपना भी अपनी एक प्राइस के साथ आया था। जहां एक तरफ बीआरआई उन कंट्रीज को फंडिंग दे रहा था जहां हमेशा वेस्टर्न इन्वेस्टमेंट जो थी वो पहुंच नहीं पाती थी, वहीं दूसरी तरफ ये एक्यूजेशन भी उठने लगे कि चाइना डेट ट्रैप डिप्लोमेसी की तरफ चल रहा है। मतलब जानबूझकर कर्ज देना, फिर रीपेमेंट ना हो तो उस देश के पॉलिटिकल या उस
देश के इकोनॉमिक या उस देश के स्ट्रेटेजिक सेक्टर के अंदर प्रेशर क्रिएट करना शुरू करना। आज दुनिया के डजन्स ऑफ देश, दर्जनों देश जो है वो इस ट्रैप में उलझे हुए हैं। आज के टाइम में अगर किसी कंट्री का नाम लिया जाए जो चाइना के लोन के बोझ के नीचे दब चुका है, तो लाओस उनमें सबसे पहले आता है। चलिए कुछ हम डाटा भी ऑब्जर्व करते हैं। लाओस जो है वो उसके अंदर सबसे पहले नंबर पर आएगा। सबसे ज्यादा कर्ज अगर चाइना से किसी ने लिया है तो वो लाओस लिया। आप जानते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया में मौजूद एक छोटा सा देश है, एक ऐसा देश जो अब डेट क्राइसिस का डेंजरस जोन में खड़ा है, और इसके पीछे सबसे बड़ा हाथ है BRI का, यानी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के पैसों का। लेकिन ये सिर्फ एक साइड की कहानी है। चाइना बार बार ये कहकर अपना बचाव करता है कि उसके लोन्स इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होते हैं, मार्केट रूल्स और डेट सस्टेनेबिलिटी के प्रिंसिपल को ध्यान रखा जाता है। बट चाइना का कहना है कि कुछ कंट्रीज जानबूझकर चाइना डेट थ्योरी को प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, पर वही लोग IMF, वर्ल्ड बैंक और डेवलप्ड नेशंस के लोन्स पर कभी भी सवाल नहीं उठाते हैं, जबकि उनका रीपेमेंट प्रेशर सबसे ज्यादा होता है। एक बात और, 1949 से 2017 के बीच में चाइना ने लगभग 146 कंट्रीज को लगभग $564 बिलियन का जो अमाउंट है वो कर्ज के रूप में कमिटमेंट में दिया है, जिसमें लोन भी हैं, ग्रांट्स भी हैं, ये सब कुछ शामिल है। मोस्टली जो चाइना के स्टेट ओन्ड चाइनीज बैंक हैं उनके थ्रू ये सब प्रॉमिस किया गया है। और सबसे फेमस एग्जांपल श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट का एग्जांपल आपने सुना होगा। श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट हो गया, या फिर उसकी जो लोकेशन है वो इतनी ज्यादा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ईस्ट वेस्ट शिपिंग रूट के बीच में वो पड़ता है। श्रीलंका ने $1.4 बिलियन का लोन लिया था, रीपे कर नहीं पाए। 2017 में मजबूरन उनको ये पोर्ट 99 सालों की लीज पर एक चाइनीज कंपनी को देना पड़ा। वही कहानी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट के साथ भी रिपीट हुई, जो कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक मेजर हिस्सा है। इसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर का लोन जो था वो पाकिस्तान ने लिया था, लेकिन अब पाकिस्तान भी रीपेमेंट स्ट्रगल कर रहा है और चाइना ने पोर्ट का ऑपरेशन कंट्रोल जो है वो अपने हाथ में ले लिया। बीजिंग का अरेबियन सी में इन्फ्लुएंस बढ़ गया बिना एक भी मिसाइल लॉन्च किए। ऐसे ही डिजिबूटी का नाम आपने सुना होगा, वो भी इस ट्रैप में आ गया। चाइना ने वहां एक मिलिट्री बेस और स्ट्रेटेजिक पोर्ट फंड किया। 2020 तक डिजिबूटी का कर्जा चाइना के ऊपर उसकी GDP का 70% हो गया। सोचिए, एक देश के ऊपर कर्जा दूसरे देश से, और वो भी उसकी पूरी GDP का 70%। ऐसे में डर है कि चाइना वहां भी एसेट्स जो है वो सीज कर सकता है। मालदीव भी खुद को नहीं बचा पाया इस पूरी गेम में। 2018 में उनका टोटल एक्सटर्नल डेट था $3 बिलियन। 2024 तक वो बढ़कर हो गया $8.2 बिलियन, और फोरकास्ट कह रहे हैं कि 2029 तक ये $11 बिलियन क्रॉस कर जाएगा। एक छोटा आइलैंड नेशन के लिए एक इतनी ज्यादा फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये फाइनेंशियल इमरजेंसी से कम है ही नहीं। और हाँ, बांग्लादेश भी तो इसी वेब के अंदर फंसा हुआ है। बांग्लादेश भी तो इसी समस्या से गुजर रहा है। उन्होंने ओपनली चाइना से अपील की है कि प्लीज अपना इंटरेस्ट रेट कम करो, कमिटमेंट फीस हटाओ और रीपेमेंट पीरियड जो है उसको लंबा करो। ये रिक्वेस्ट ही दिखाती है कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस हो चुकी है। आज दुनिया के कई छोटे और डेवलपिंग देश एक अजीब सी डायलेमा में फंसे हुए हैं। एक तरफ सपना है डेवलपमेंट का, हाईवे बनाने का, एयरपोर्ट बनाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का। दूसरी तरफ है वो इनविजिबल चेन्स जो लोन के नाम पर बंध चुकी हैं, उनके बेड़ियां जो उनके हाथों को, उनकी पूरी की पूरी इंडिपेंडेंस को बांध रही हैं। और उस चेन का मास्टर है चाइना। और साथ में दोस्तों, लोई इंस्टीट्यूट की नई रिपोर्ट ने एक और लेयर को भी एक्सपोज करने का काम किया है। चाइना अब भी नहीं रुक रहा है। नए मैसिव लोन जा रहे हैं। होंडुरस को लोन जा रहा है, निकारागुआ, सोलोमन आइलैंड, बर्किना फासो और डोमिनिकन रिपब्लिक जैसे देशों के अंदर नए लोन दिए जा रहे हैं। और सिर्फ यही नहीं, कजाकिस्तान, लाओस, मंगोलिया जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को भी कंटिन्यूस फंडिंग मिल रही है। प्लस जहां से मिनरल और मेटल का खजाना मिलता है, जैसे अर्जेंटीना, ब्राजील, इंडोनेशिया, उनको भी बीजिंग अपने पैसों के जाल में लपेट रहा है। रिपोर्ट ने एक और जो चुभती हुई बात है वो उठाई है कि क्या चाइना इन लोन्स का यूज जियोपॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए करेगा, स्पेशली जब अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पर फॉरेन एड जो है उसको कट कर दिया है। मतलब ग्लोबल साउथ, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका एक वैक्यूम में चला गया। इसे भरने के लिए चाइना ने अपना जो बटुआ है वो खोल के रखा हुआ है। 2021 में एक और शॉकिंग मूवमेंट था। युगांडा अपना इकलौता इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम था एंटबे चाइना के हाथ खो बैठा था। वही वजह थी लोन डिफॉल्ट। ये सिर्फ एक एयरपोर्ट नहीं था, ये युगांडा का इंटरनेशनल दरवाजा था।
अब वो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता है। अफ्रीका में तो चाइना की पकड़ और भी ज्यादा मजबूत हो गई है। मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, हैवी लोन्स हो गए, पर फायदा मोस्टली चाइनीज कंपनीज को फायदा होता है, चाइनीज वर्कर्स का फायदा होता है, और अफ्रीकन देश वो कर्ज के दलदल में और गहरा डूबते जा रहे हैं। इंडिया ने इस साइलेंट एग्रेशन को लाइटली नहीं लिया था। वैसे हमारे फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने एक स्ट्रॉन्ग और क्लियर मैसेज दिया था, बिना नाम लिए डायरेक्ट चाइना की तरफ दिया था। उन्होंने कहा था कि इंडिया का अप्रोच एक्सट्रैक्टिव नहीं है, इंक्लूसिव है। प्रधानमंत्री मोदी के 10 प्रिंसिपल्स को कोट करते हुए उन्होंने बताया था कि अफ्रीका की नीड्स इंडिया के लिए एक प्रायोरिटी है, अपॉर्चुनिटी नहीं है। जब बात अफ्रीका के डेवलपमेंट की होती है तो इंडिया फोकस करता है लोकल टैलेंट के ऊपर, लोकल इकोनॉमी को एम्पावर करने पर। इन्वेस्टमेंट के साथ साथ सेल्फ रिलायंस डेवलप करना ही असली मदद होती है, और यहीं से चाइना और इंडिया की अप्रोच के अंदर हमको फर्क साफ दिखाई देता है। बट दोस्तों, इंडिया सिर्फ बोल रहा है, चाइना जो है वो कर रहा है। अगर हम चाइना को इस पूरे के पूरे सेगमेंट के अंदर पीछे करना चाहते हैं या उसकी जो असलियत है उसको उजागर करना चाहते हैं, तब इंडिया को कुछ हैवी स्टेप उठाने पड़ेंगे। और हैवी स्टेप उठाने का मतलब क्या है? हम डायरेक्ट किसी फोरम पर जाकर चाइना के साथ बदतमीजी नहीं करेंगे, हम उनके साथ गाली गलौज नहीं करेंगे। एक ही जवाब है चाइना के इस पूरे प्रोसेस का, भारत अपनी इकोनॉमी को ओवर पावरफुल करे, इतना पावरफुल करे कि हम चाइना के मुकाबले आकर खड़े हो जाएं, चाहे 10 साल, 15 साल, 20 साल इसके अंदर लग जाएं। इसी तरीके से ही हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। चाइना की आइटम्स को बैन करके, चाइना के खिलाफ हम यहाँ पर किसी प्रकार का प्रोपेगेंडा चला के हमको कुछ हासिल नहीं होगा। प्रैक्टिकली सोचिए, अगर भारत की इकोनॉमी और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, हम भी आज $4 ट्रिलियन से आने वाले समय में जब 10, 15, $20 ट्रिलियन तक पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे, तब कहीं जाकर हम चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। ये सारी सिचुएशन चाइना को वैसे भी एक ट्रिकी जोन में ले आई है। एक तरफ दुनिया का प्रेशर है, लोन्स माफ करो या कुछ रिलैक्सेशन दो, दूसरी तरफ चाइना अपनी ही इकोनॉमिक स्लोडाउन से जूझ भी रहा है। वो खुद कंफ्यूज है, लोन देना कंटिन्यू करे या डेट कलेक्शन के ऊपर शिफ्ट करे। एक वक्त था जब चाइना एक ग्लोबल बैंकर बन चुका था, आज वो स्लोली एक ग्लोबल डेट कलेक्टर में बदल रहा है। आज दुनिया के 75 से ज्यादा देश उसके लोन्स के रीपेमेंट के प्रेशर के अंदर दबते जा रहे हैं। एक तरफ दुनिया भर के कई लीडर्स चाइना से अपील कर रहे हैं कि इन लोन्स की टर्म्स को थोड़ा इजी करो, रीस्ट्रक्चर करो, कुछ ब्रीदिंग स्पेस दो उन कंट्रीज को जो रीपेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ पिक्चर थोड़ी और कम्प्लेक्स है। खुद चाइना भी फाइनेंशियल टेंशन से गुजर रहा है। उसके अपने सिटीजन अब डिमांड कर रहे हैं कि बाहर पैसा लुटाना बंद करो, अपने घर की इकोनॉमी को संभालो। ये एक बहुत ही टाइट रोप वॉक बन चुका है चाइना के लिए। अगर लोन माफ करें तो नुकसान, अगर ना करें तो डिप्लोमेटिक बैकलैश। और 2016 में जब चाइना के लोन्स की सुनामी आई थी, तब हर डेवलपिंग कंट्री के पास एक चाइनीज प्रपोजल होता था। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ब्रेक्स लगने शुरू हो गए, और कोविड पेंडेमिक के बाद तो ये सिचुएशन ऑलमोस्ट फ्रीज हो गई। लोन डिसबर्समेंट सिर्फ $7 बिलियन पर ईयर के अराउंड पहुंच गया, और अब एक नई कहानी लिखी जा रही है। लेंडर्स का चेहरा बदल गया है। चाइना, जो कभी सबसे बड़ा उधार देने वाला था, आज बन गया है दुनिया का सबसे बड़ा लोन वसूलने वाला, ग्लोबल डेट कलेक्टर। पर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल क्या है हमारे सामने? सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये कंट्रीज अपने इकोनॉमिक स्टीयरिंग व्हील को वापस ले पाएंगी, या फिर वो और भी गहरे डिप्रेशन के अंदर, डिपेंडेंस के अंदर, दलदल के अंदर जाती हुई चली जाएंगी, जहां से निकलना ना सिर्फ मुश्किल होगा बल्कि उनकी ग्रोथ और उनकी फ्रीडम दोनों के लिए खतरा बन जाएगा। हम एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हैं, एक ग्लोबल क्रॉस रोड के ऊपर खड़े हैं। अगले कुछ साल डिसाइड करेंगे, क्या डेवलपिंग वर्ल्ड चाइना के इकोनॉमिक ग्रिप से छुटकारा पाएगा, या फिर बीजिंग का इन्फ्लुएंस इतना गहरा हो जाएगा कि फिस्कल फ्रीडम सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का एनालिसिस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।